नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। वो कहते हैं ना कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, हम बात कर रहे हैं उन औरतों की जिनका हमारे समाज में बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहता है, जिन्हें हम आधी आबादी भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह, यानी कि जैसा कि हम सभी को पता है कि हर साल 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ठीक उसके पहले हम एक पूरा सप्ताह डेडिकेट करते हैं अपनी प्यारी सखियों को, अपनी प्यारी महिलाओं को। हम सेलिब्रेट करते हैं उनके होने को, हम सेलिब्रेट करते हैं उनके अस्तित्व को। उन्होंने हमारे समाज में किस तरीके से योगदान दिया है और उन्हें हम किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से वो अपने सपनों को पंख दे सकती हैं। इन तमाम विषयों पर हम बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं ये पूरा सप्ताह। तो आज भी कार्यक्रम बिहार बिहान, पूरा ही कार्यक्रम हम समर्पित करते हैं हमारी बहनों को, हमारी सखियों को, हमारी महिलाओं को, समाज की तमाम महिलाओं को। इसके पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें और हम आपको कई पड़ावों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पड़ाव की ओर यहाँ हम रुख करेंगे। क्यों मुस्कान? बिल्कुल प्रतिभा, वो कहते हैं ना कि जो सुबह का समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपने विचारों से निर्मित होता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। भाई दर्शकों, इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे अनमोल वचन के साथ। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आज की हमारी विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी। आपको बता दें कि प्रधान सचिव हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार में, और साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि इन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और साथ ही ये पिछले 29 वर्षों से लगातार समाज के लिए अपना योगदान देते आ रही हैं। और साथ ही दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं, और ये खुद एक सशक्त महिला है। इनसे हम इसी विषय में खास बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे नमस्कार कार्यक्रम में। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू प्रतिभा। मैम, हम जानते हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं। हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। आप खुद एक सशक्त महिला हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप इसको किस अपने शब्दों में किस तरीके से प्रभाषित करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं, तो उस दिवस के अवसर पर आप कुछ महिलाओं को यहाँ पे बुला के उनसे रूबरू हो रहे हैं और दर्शकों को उनके बारे में बता रहे हैं। तद्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में भी लोगों को बताने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं सबसे पहले मैं आपको और डीडी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम मनाया जाता है पूरे देश में, पूरे राज्य में। तो महिलाओं के बारे में बताना है तो ये तो आधी आबादी है, हम सभी जानते हैं। तो जब आधी आबादी की बात होती है तो वो एक इतने महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि आधी आबादी के लिए क्या क्या कार्यक्रम हैं, हम क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट हम महिला दिवस क्यों मनाना ज़रूरी है, और अभी भी महिलाओं की स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दे मन में आ जाते हैं। तो उसके बारे में हो सकता है आप मेरे से पूछें और हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, हम ज़रूर इन विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे मैम। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम मना रहे हैं 8 मार्च को। हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में हमारी कोशिश है कि हम उन महिलाओं को, ख़ास करके उन महिलाओं से हम बातचीत करें, हमारे दर्शकों से हम उस बातचीत को साझा करें जिनसे बातचीत करके वाकई हमारी बहनों को प्रेरणा मिले, उनको एक इंस्पिरेशन मिले। तो सबसे पहले आपके शुरुआती सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साधारण महिला से आप आज एक नारी शक्ति हैं, तो ये जो सफ़र रहा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, पारिवारिक माहौल जानना चाहेंगे। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की, ये तमाम बातें हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ और
मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सब आंध्रा में ही हुआ है। तो मेरा पिताजी केमिस्ट्री लेक्चरर थे, तो उस दौरान विभिन्न आंध्रा में विभिन्न प्रांतों में उनका पोस्टिंग रही है। तो मैं विभिन्न ज़िलों में अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, तो खास करके अप टू ग्रेजुएशन में आंध्र प्रदेश में, अप टू इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने आंध्रा से ही किया है। और मैं इनफैक्ट 2 पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एक MSc जूलॉजी में नागार्जुना यूनिवर्सिटी से और एक MA एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। तो 2 यूनिवर्सिटी से मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना भी शुरू किया। मैं ख़ास करके ये मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि बचपन से जहाँ जहाँ पर मेरे पिताजी की पदस्थापना रही है, पोस्टिंग रही है, वो सब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहर नहीं थे, मतलब कैपिटल सिटी नहीं था, हैदराबाद में पोस्टिंग नहीं रही है। तो विभिन्न छोटे छोटे जगहों पे ज़िलों में हुई थी। तो उसमें पढ़ तो बहुत अच्छे थे, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा मैं क्लास की टॉपर रही और 10th क्लास में भी मैं टॉपर रही थी कॉलेज की, सब वो सब ठीक था। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है अगर एक ग्रामीण माहौल में पढ़ने वाले बच्चे और एक सिटी में पढ़ने वाले बच्चे के बीच में काफ़ी अंतर होता है। एक माहौल नहीं मिल पाता है, बिल्कुल, और अवेयरनेस नहीं हो पाता है। और बहुत सारे सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली है, जो कैपिटल मेट्रोज़ हैं, इवन हैदराबाद है, हमको तो आखिर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हैदराबाद ही आना पड़ा। तो आप घर बैठे या छोटे छोटे शहरों में बैठे सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षा की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारा मुश्किलों का ये था दौर था, उससे हम गुज़रे। लेकिन फाइनली हम सिविल सर्विस की पढ़ाई करना शुरू किया, तो हैदराबाद आके ही शुरू किया था। तो ये सारा इस तरह की सफ़र रही है। बिल्कुल। और मेरा सफ़र ऐसा देखेंगे तो कृष्णा और गोदावरी तट से, अभी गंगा तट में मैं हूँ, तो इट इज़ फ्रॉम कृष्णा गोदावरी टू गंगा। तो इस तरह के सफ़र है। और साथ ही मैम एक ख्वाब देखा आपने, उस ख्वाब को पूरा करने के रास्ते पे आप आगे बढ़ी। पिछले 29 वर्षों से आप लगातार समाज के लिए अपना योगदान देते आ रही हैं, और साथ ही आपको नेशनल और कई इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कुछ अपने दायित्वों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपने कार्यप्रणाली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सिविल सर्विसेज में आने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग होती है सब डिविजनल ऑफिसर, SDO का होती है। इसके बाद फिर आप कुछ साल के बाद डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की पदस्थापना होती थी उस ज़माने में। उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पे आते हैं। फिर कुछ साल के बाद आप फिर सेक्रेटेरिएट में आते हैं। सेक्रेटेरिएट में विभिन्न पदों में आप रहते हैं। फिर आप भारत सरकार में डेपुटेशन में जा सकते हैं, या अन्य अपना होम कार्डर डेपुटेशन में जा सकते हैं। इस तरह का लोग अपने अपने हिसाब से अपने सुविधानुसार डेपुटेशन में जाते हैं या उसी राज्य में कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह एक लंबा सफ़र होता है, विभिन्न पद होते हैं और विभिन्न पदों का दायित्व भी अलग अलग होता है। और ख़ास बात ये रही है कि आप बहुत ही सब डिवीज़न लेवल से लेकर के आप नेशनल लेवल तक वो पूरा परिवेश में काम करते हैं, तो बहुत ही रिच अनुभव प्राप्त होता है। उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत वैरायटी भी होती है, विभिन्न पदों में रह के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज की सेवा, देश की सेवा, लोगों की सेवा करने का एक बेहतरीन मौका इस सेवा देती है। जी, आपसे जानना चाहूँगी मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर की पोस्टिंग छोटे छोटे शहरों में ही ज़्यादातर हुई, और एक कहते हैं ना कि एक जब हम बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और छोटे शहरों में पोस्टिंग होना, वहाँ पे आपका जो माहौल रहा और फिर आप एक बड़े लेवल पे आई। जानना चाहूँगी कि एक फैमिली का एक जो माहौल होता है वो कितना ज़्यादा मायने रखता है, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही SDO लेवल से जब आपने शुरुआत किया काम करने का, तो उस समय से लेकर इस पद ग्रहण तक वो किस तरीके से फैमिली का एक इम्पैक्ट होता है कि आप किसी भी जगह काम करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, एक महिला के लिए ख़ास करके? देखिए, महिला के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका परिवार होता ही है। महिला के लिए क्या, पुरुष के लिए भी होता है। लेकिन हमारा जो परिवेश है, जो अभी भी पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल है,
तो हम अमूमन ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को दूर भेजकर पढ़ाई लिखाई कराना पेरेंट्स अभी भी संकोच करते हैं। अभी काफ़ी चीज़ बदल गया है। मैं तो बात कर रहा हूँ 90s की, 80s एंड 90s की बात कर रहे हूँ, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ बदल गए हैं। फिर भी ये बदलाव जो है विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न तरीके से है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ जन्म लिए हैं, किस परिवार में जन्म लिए हैं, उनका माहौल कैसा है, उनका आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसा है। तो ये सब चीज़ पे इसीलिए हर एक व्यक्ति का, हर एक महिला का कहानी अलग अलग है। हर एक महिला का कहानी अपने में यूनिक है, अपने में अलग है। तो इस तरह की समस्याएं सबको आते हैं। चैलेंजेस, समस्या में नहीं कहूँगी, चैलेंजेस कहूँगी, बहुत सारे चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पारिवारिक माहौल, जो माता पिता कितना आपको फ्रीडम देते हैं, कितना आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगवान के कृपा से मेरा माता पिता हमेशा प्रोत्साहित किया है। और हम 2 बहनें हैं, इसीलिए हमारे घर में कोई भाई नहीं है, तो दोनों बहनों को अच्छे से प्रोत्साहन मिला है। और कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है। जब घर में लड़का नहीं है तो मैंने कभी भी वो अनुभव नहीं किया है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में भेदभाव माता पिता करते हैं कि नहीं, वो मैंने अनुभव नहीं किया, क्योंकि हम दोनों बहनें ही हैं। लेकिन मैं समाज में मैंने देखा है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन को देखा है। काफ़ी विभिन्न पदों में रहते हुए मैंने इसके खिलाफ लड़ा भी है, इसके खिलाफ काम भी किया है। चाहे वो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस की बात है, या आप लड़कियों को प्रोत्साहित करने की बात है, लड़की के शिक्षा के बारे में है, या आप उनके चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी हमने बहुत बड़ा मुहिम चलाया था बिहार में। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट तो है ही, आप सभी जानते हैं, फिर भी चाइल्ड मैरिजेस होते रहते हैं, तो उसके खिलाफ लड़ा है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे चीज़ हैं। बट मुझे पर्सनली मुझे कभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव नहीं रहा, थैंकफुली। उसके बाद फिर शादी के बाद भी मेरा पार्टनर जो है वो भी स्वयं एक IAS ऑफिसर हैं, डॉक्टर S सिद्धार्थ। तो उन्होंने भी कभी भी किसी तरह का मुझे कभी भी कोई भी बंधन में रखने का कभी सोचा भी नहीं है, कोशिश किया, सोचा भी नहीं है। और फुल फ्रीडम, और उन्होंने मेरे से कोई भी घरेलू एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बना के देना है या मुझे चाय बना के उनको देना, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखा। फुल फ्रीडम रहा है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं 100% में योगदान अपने समाज के लिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ। जी। और साथ ही जब हम महिलाओं की बात करते हैं प्रतिभा, तो कहते हैं कि एक महिला जो होती है वो अपने घर का नींव होती है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो आज महिलाओं का योगदान के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे राज्य और हमारे समाज को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने में महिलाओं का आप कितना बड़ा योगदान समझती हैं? आधी आबादी है जैसा मैंने कहा है, तो आधा योगदान तो होना ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे विभिन्न पदों पे हाईएस्ट पोजीशंस में भी हमारे देश में महिलाएं हैं। आप देखते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट आज के दिन में महिला हैं। पहले भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमारे प्रेसिडेंट रह चुकी है, और विभिन्न पदों में आप प्राइम मिनिस्टर भी हमारे महिला रह चुकी है। तो चीफ मिनिस्टर्स काफ़ी रहे हैं, ऑनरेबल MPs काफ़ी है, हमारे मिनिस्टर्स हैं। तो ये सारा एक तरफ है। बट दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर अभी भी महिलाएं, ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। जैसा मैंने कहा कि हर एक महिला की कहानी अलग होती है, और ख़ास करके जो पॉलिटिकल पोस्ट है, प्रधानमंत्री बनना या प्रेसिडेंट बनना, ये सब चीज़ का भी एक विरासत भी होता है, उनको लेगेसी में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। बट लड़ के झगड़ के अपने प्रयास से आगे आना बहुत कठिन होता है। ऐसे महिलाएं जो एक छोटे से पद पे भी आने के लिए महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए एक माहौल की होना ज़रूरी है, जो माहौल जहाँ पे महिलाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमको कोई अलग से रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा माहौल जहाँ पे यू आर नॉट एक्चुअली पुल्ड बैक, आपको कोई पीछे नहीं खींच रहा है, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रोत्साहन भी नहीं चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक समान अधिकार होना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जैसा कहते हैं ना कि सबका अवसर बराबर मिले तो महिलाएं अपने आप आगे चली जाएंगी।
बिल्कुल, आज हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि महिला बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही हैं और साथ ही हमारे राज्य और समाज को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैम, और भी चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, और भी चीज़ आपसे जानेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बिहार बिहान और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान वरिष्ठ IAS डॉक्टर N विजय लक्ष्मी जी मौजूद है और उनसे हम बहुत सारी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे विषयों पर बातें कर रहे हैं, उनके विषय में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अपने इसी बातचीत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया है कि अगर महिलाएँ आधी हैं विश्व में और पुरुष आधे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, उनको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी उतना ही मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को साबित करें। इसी को लेकर मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे एक महिला के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि अपने घर से निकलकर पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना, ये तो लगभग आज के दौर में सभी महिलाएं करती हैं, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाना, जैसा कि आप साधारण महिला से नारी शक्ति होने तक का जो आपका सफ़र रहा, तो इसमें कितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं? एक महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, जैसा आपने कहा है कि पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, आज के दिन में पढ़ाई कर रहे हैं और विभिन्न रंगों में आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, उतना तक तो ठीक है। लेकिन जैसे शादी होती है तो उसके बाद फिर घरेलू दायित्व आ जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन में महिलाओं के सामने ये है कि माँ बनना, जो प्रेगनेंसी, इसके बाद फिर मातृत्व, इसके बाद फिर मातृत्व से संबंधित जो जिम्मेदारियाँ, उसको निभाने के लिए महिलाओं को एक खास अनुभव तो है ही, लेकिन जब करियर की बात आती है, करियर और प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, इसके बाद चाइल्ड रेयरिंग, ये सारे चीज़ एक ही समय में होता है। जब महिला बहुत यंग होती है और 30 साल से 30 और 35 के बीच में करियर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक करियर ओरिएंटेड महिला के लिए ये मातृत्व जो है बहुत समस्याओं को या बहुत सारे चैलेंजेस को लेके सामने आता है। एक सर्वे के अनुसार ये भी पता चलता है कि बहुत सारे महिलाएं स्वेच्छा से बहुत अच्छे क्वालिफ़िकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, मातृत्व की जो रीज़न है उसके वजह से जॉब से या तो जॉब करना नहीं चाह रही हैं या स्वेच्छा से, और या तो जॉब में आने के बाद फिर खास करके जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं वहाँ पे फिर बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट में फिर भी आपको काफ़ी अच्छा छुट्टी मिल जाता है, 6 मंथ्स कंपलसरी लीव है, लेकिन वो लीव तो सभी के लिए भी अभी लागू है, चाहे आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, 6 महीने की मैटरनिटी लीव अभी सभी के लिए लागू है। बट इसके बावजूद उसके बाद भी काफ़ी असुविधाएं होती है। बच्चा को कहाँ छोड़ें, क्रेच में छोड़े, किसके पास छोड़े, तो ये सारे चैलेंजेस कम से कम बच्चा 5 साल होने तक ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उस चैलेंजेस को संभालते हुए फिर अपना करियर में आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने देखा है कि कुछ लोग उसके बाद फिर 2-3 साल का ब्रेक ले लेते हैं। जब 2-3 साल का ब्रेक ले लेते हैं तो फिर उनका करियर काफ़ी पीछे चला जाता है, तो ये बड़ा चैलेंज है। और साथ ही जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ इस विषय में आप बताना चाहेंगी? बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, बहुत तरक्की भी हुआ है बिहार में महिला के क्षेत्र में। तो आप देखेंगे तो शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कीम्स है। बालिका साइकिल योजना सबसे महत्वपूर्ण, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। लड़कियां अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल एक बेहतर साधन के रूप में देखा गया है, और आप सभी देखते हैं गांव में किस तरह से लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम में बोलूँगी तो बालिका साइकिल योजना। इसके बाद बालिका शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप्स दिया गया है, फिर यूनिफॉर्म्स दिया गया, टेक्स्ट बुक्स वगैरह फ्री में
दिया गया है। ये सारे बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। लड़की स्कूल की शिक्षा वहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी शिक्षा तक एनकरेज करने के लिए विभिन्न स्कीम्स हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, वो विवाह के लिए है, और बहुत सारे स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, ये सब चल रहा है। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये करीब 2007-8 में ही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी, तो जिसके तहत ये कल्पना किया गया था कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण कैसे हो, उसकी नींव रखी गई थी उस योजना के तहत। और महिला विकास निगम के द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी। 2007-8 से वो शुरुआत हुआ और उसकी विभिन्न आयाम हैं। तो न्यूट्रिशन पे काम हुआ, फिर आप महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की सबसे पहला काम महिला विकास निगम में ही हुआ है। उसके बाद आप जानते हैं जीविका के बारे में। जीविका आज के दिन में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 10 लाख से भी ऊपर महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ है, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण का प्लेटफॉर्म के रूप में जीविका का प्लेटफॉर्म अंडर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, SRLM कहते हैं, उसके तहत उभर कर सामने आया है। और उसके ज़रिए बहुत सारे कार्यक्रम महिलाएं खुद कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा भी मैं बता दूं कि महिलाओं को पंचायती राज में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया, करीब 50% रिजर्वेशन, ताकि महिलाएं ग्रास रूट्स लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में आगे आए, उसका प्रतिनिधित्व करें, उसका लीडरशिप रोल में सामने आए। वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये भी हुआ है। उसके साथ साथ आज के दिन में आप देखते हैं कि वर्दी में महिलाएं, जहाँ भी आप देखते हैं वर्दी में महिलाएं आपको दिखती हैं। बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पे 35% आरक्षण महिलाओं को पुलिस के विभिन्न पदों में दिया गया है, खास करके कांस्टेबलरी में। तो महिलाओं को आप हमेशा यहाँ पे आज के दिन में बंदोबस्ती में देखते हैं, वर्दी में देखते हैं, विभिन्न ड्यूटीज़ करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को आप देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। खास करके महिला जब वर्दी पहन के बंदूक लेके खड़ी होती हैं तो ये एक अलग ही आत्मविश्वास उनके अंदर पनपता है। तो ये आत्मविश्वास उनके निजी ज़िंदगी में भी आ जाता है। तो वो ना केवल उस ड्यूटी को निभा रही हैं, लेकिन अपने फैमिली में, अपने आजू बाजू में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी एक आत्मविश्वास का काम भरने का काम कर रही है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जैसे कि हम उन्हें वर्दी में जब देखते हैं तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं दूसरी बाकी महिलाओं तक भी पहुंचता है। हमें भी उनको देखकर बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। बहुत बेहतरीन आपने बताया और बहुत बेहतरीन कदम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं महिलाओं की बेहतरी के लिए। इसके अलावा आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई सारे ऐसे सराहनीय कदम उठाए हैं महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनको आप किस तरीके से कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? नहीं, बहुत सारे स्कीम्स भारत सरकार के लेवल पे भी है, तो वो तो प्रत्येक क्षेत्र में है, क्योंकि मैं तो खास करके ये देखती हूँ, अभी पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत प्रमुख योजना है, जिसके तहत विभिन्न स्कीम्स हैं, जो तालाब बनाने के स्कीम्स से लेकर कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर स्कीम्स हैं। तो उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। खास करके ऑर्नामेंटल फिशरीज़ कहते हैं, अलंकारी मछली, जैसा आप एक्वेरियम में मछली रखते हैं इस तरह, उसकी संवर्धन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी हैचरीज़ बनाने के लिए भी महिलाओं को काफ़ी प्रशिक्षण दिया गया है। उसके साथ साथ आप देखते हैं महिलाएं मछली पालन में काफ़ी काम करती है। मछली बेचने वाली तो ज़्यादातर महिलाएं होती है, तो उनके लिए भी काफ़ी सशक्तिकरण के लिए स्कीम्स हैं। तो इस तरह आप देखेंगे तो महिलाओं का योगदान, आप खास करके अगर मैं जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करूं तो कम्फर्ट भी है, जहां पे आप देखते हैं सुधा एक बड़ा ब्रांड है जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गौपालन का, तद्वारा दूध का उत्पादन का और दूध का प्रसंस्करण, दूध का मार्केटिंग, ये सारे काम, ये सभी में भी महिलाओं का योगदान है। और महिलाओं की हम लोगों ने एक्सक्लूसिव
विमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाए हैं। क्या बात। तो या उसके तहत महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं। हम लोग करीब 4500 एक्सक्लूसिव महिला दुग्ध सहयोग समितियां बनाए हैं। तो वो उसके ज़रिए बहुत काम चल रहा है। वो एक उसके पीछे भी कल्पना ये था कि महिलाएं गौपालन से संबंधित सारे काम करती हैं, लेकिन जब तक उनके नाम से अकाउंट नहीं होगा, जब तक जो राशि वो दूध बेचकर दूध जो सुधा को देती हैं उसके द्वारा जो राशि मिलती है वो उनके अकाउंट में जाए, उनके हाथ में जाए, ताकि वो एक महसूस करें, एम्पावरमेंट महसूस करें, सशक्तिकरण महसूस करें और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और अपने परिवार के लिए और अपने लिए वो अच्छे डिसीशंस ले पाए। तो ये सारे उसकी योजना के पीछे परिकल्पना ये थी कि इस तरह काम आगे बढ़े। नहीं, बहुत ज़्यादा आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप दे रही हैं और लगातार जो हमारी बातचीत है दर्शकों, हमारे विशेष मेहमान के साथ इस बातचीत को हम आगे भी बदस्तूर जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से अंतराल का। हम फ़ौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ। बिहार में मैम पुनः स्वागत है आपका। मैम, हम लोग महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी समझती हैं आप? एब्सोल्युटली 100% ज़रूरी है। जब एक घर में महिला शिक्षित होती है, माँ अगर आपका शिक्षित है, तो माहौल ही उस घर का अलग होता है। उनके बच्चों में बचपन से ही शिक्षा दीक्षा के प्रति लगाव हो जाता है। और माता, एक शिक्षित माता और एक अशिक्षित माता की परवरिश उस फैमिली में बच्चों का आप देखने में पता चल जाता है कि कितना फ़र्क है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है महिला को शिक्षित होना, ना केवल उनके लिए, खुद के लिए, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए। परिवार को कैसे वो संभालती हैं, परिवार को कैसे मैनेज करते हैं। आखिर महिलाएं पूरे परिवार की एक एंकर होती है, पूरी मैनेजमेंट वही देखती है, हर चीज़ का, हर स्तर पर, बच्चों से लेके, पति से लेके, उनके इन लॉज से लेके, अपने माता पिता के बारे में, और आगे जाके कैसे बच्चों का परवरिश सही तरीके से हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें भी होती हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी कि अगर वैक्सीनेशन, जो रेगुलर वैक्सीनेशन बच्चा जैसे पैदा होता है उसका वैक्सीनेशन कराना होता है। अगर माँ शिक्षित हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करती है और उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाती है। उसके बारे में उसके बाद आगे बच्चा का कैसे शिक्षा दिलाना चाहिए, उनको पढ़ाना, मतलब सबसे पहले गुरु तो माता ही होती है। तो बच्चों का उनके पूरे पर्सनालिटी का नींव माता ही रखती है। इसीलिए माता को शिक्षित होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तभी तो शायद कहा जाता है कि अगर आप एक नारी को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये। मैम, अब हम आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहूँगी। आपका एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं, आपकी एक अचीवमेंट के बारे में हम दर्शकों से भी ये बात कहना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे। जब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बतौर सेक्रेटरी पदस्थापित थी, उस वक्त आपने एक रिकॉर्ड कायम किया था, हाईएस्ट प्रोडक्शन इन पैडी, वीट और पोटैटो। और वो जो आपने एक रिकॉर्ड कायम किया था, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है, आज भी वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाया है। कैसे संभव हो पाया ये? आपको कैसे पता चला ये? ये काफ़ी साल हो गया है, इनफैक्ट 2011-12 के बाद थी ये। आई रियली फील प्राउड ऑफ दोज डेज। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये भी संभव हुआ है श्रीविधि से, और श्रीविधि में SRA कहते हैं उसको। उसमें श्रीविधि के माध्यम से पैडी का पूरा कंप्लीट पैडी का प्रोडक्शन कराया गया है। उसमें भी महिला शक्ति जुड़ी थी। महिलाओं को काफ़ी बड़े पैमाने पे महिलाओं को ट्रेनिंग्स दिलाया गया था श्रीविधि में।
और एक हमारे ऑनरेबल एमएलए भी हैं श्रीमती ज्योति मांझी जी, तो उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर उस समय में श्रीविधि की खेती खुद करती थी और खुद प्रशिक्षण भी दिलाती थी। तो इस तरह की महिलाएं, उसके बाद उन्होंने एमएलए भी बना। तो बहुत सारे महिलाएं जुड़ी थी श्रीविधि के माध्यम से जो धान की उत्पादन करने में। और मैं ये कहूँगी कि चाहे वो धान हो, गेहूं हो, पोटैटो हो या अन्य सब्जियों की खेती हो, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत अन्य चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, अच्छी बारिश और अन्य चीज़ों पे। लेकिन अगर बारिश वारिश सही हो जाता है तो आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो 6 महीने में आपको रिज़ल्ट सामने दिखता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे 6 महीने में आप रिज़ल्ट सामने देख सकते हैं। तो ये इसमें काम करके बहुत मुझे खुशी मिली, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला कि अगर कोई भी क्रॉप सीज़न होता है, एक साइकिल होता है, उस क्रॉप साइकिल के पहले अगर आप 3 महीने में प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, इनपुट्स का मतलब खाद कहाँ से आएगा, बीज कहाँ से आएगा, कैसे आप खाद, बीज और पानी लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, और उन्नत बीज, अच्छे किस्म की बीज, ये सारे चीज़ों का तैयारी आप कर लेते हैं तो 6 महीने में आपको बम्पर क्रॉप सामने दिखता है। तो हमारा जो हाईएस्ट पैडी प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज था। ऐसा नहीं कि हम एक दिन भी रुके नहीं थे, हम लोग सैटरडे संडे को भी ऑफिस जाते थे, संडे को भी ऑफिस खुलवाते थे और रेगुलरली मॉनिटर करते थे। अपने सारे ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को हम डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते थे और वे लोग जाते थे, वहाँ पे प्रत्यक्षण का भी काफ़ी होता था, डिमॉन्स्ट्रेशन वो भी कराते थे, लोगों का एक्सटेंशन सही तरीके से हमने किया। तो मुझे लगता है कि जो प्लानिंग, एक्सटेंशन, अगर दोनों चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए और लोगों से आप अच्छे से संपर्क करें और उसके जो साइंटिफिक विधि है उसके बारे में बता देंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स आपके सामने रहते हैं। बिल्कुल, तभी आपने ये रिकॉर्ड कायम किया और बिना रुके, बिना थके आप यूँ आगे बढ़ती चली गई और आज तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। वाकई ये जो सक्षम होने की बात होती है, ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो एक पेशेंस लेवल होता है, एक महिला के पास गॉड गिफ्टेड ही होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दर्शकों हमारे आज की मेहमान के साथ, बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत पहलू हैं जिनको हम टटोलने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से अंतराल का, हम फ़ौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ IAS डॉक्टर N विजया लक्ष्मी। ये प्रधान सचिव हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार में। मैम पुनः स्वागत है आपका। मैम हम लोग ने महिलाओं के बारे में बातचीत की, हम लोग ने आपके बारे में बातचीत की। मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर हम लोग, वो कहते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मेरा मानना है कि कामयाब महिला के पीछे उनके माँ बाप का हाथ बहुत बड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी महिला के लिए उसके माँ बाप का सपोर्ट होना पीछे से कितना ज़रूरी मानती हैं आप? मैं कहूँगी माँ बाप ही नहीं, हस्बैंड का भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शादी के बाद मतलब आप 25 साल के बाद फिर पूरा सपोर्ट हस्बैंड का ही चाहिए होता है। तो माँ बाप का सपोर्ट तो बचपन में चाहिए, उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए। जब तक इन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर एक लड़की के लिए बाहर जाके चैलेंजेस का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सब चीज़। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। इन सब बातों के इतर एक सबसे अहम सवाल जो आपसे हम करना चाहेंगे, जैसे होता है ना कि आप कार्यस्थल पर इतना वर्क प्रेशर आपके ऊपर होता है, इतना वर्कलोड होता है, घर को संभालना, बाहर अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान को एक मेंटेन करना, क्योंकि आप एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना एफिशिएंट लोग होते हैं, तो उस कैटेगरी में आप जानी जाती हैं, हमेशा काम को लेकर सजग रहना। इसके अलावे जिसको हम कहते हैं कि पूरे दिनचर्या के बाद कुछ ऐसी एक ख़ास चीज़ होती है जिसे हम करना पसंद करते हैं, जिसको हम हॉबी का नाम देते हैं, तो उसको करके इंसान थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। आपके विषय में हमने सुना है कि आपको नृत्य से ख़ासा लगाव है। ये लगाव किस तरीके से, क्या बचपन से ही आपको इसके प्रति बहुत ही विशेष लगाव था या फिर आगे चल के हुआ, इसके विषय में जानना चाहेंगे।
मुझे बचपन से ही संगीत, साहित्य, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ के ऊपर, और सोशल रिफॉर्म, इनफैक्ट ये तो भिन्न भिन्न कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, क्योंकि एक तरफ सोशल रिफॉर्म के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा सजग थी बचपन से ही, उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा मैं अवेयर थी। तो मैं बहुत यंग एज से ही मुझे लगता है कि 7-8 साल के उम्र से ही मेरे अंदर संगीत, साहित्य और स्पिरिचुअलिटी एंड रिफॉर्म, ये 4 चीज़ के ऊपर काफ़ी दिलचस्पी रही है। उसके बारे में जानने की मैंने कोशिश की। मैंने तेलुगु साहित्य में काफ़ी किताबें, अच्छे किताबें पढ़ी और बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों का किताबें पढ़ी, और संगीत और साहित्य बहुत ही पसंद था, खास करके क्लासिकल। फिर इसीलिए मैंने अपने बेटी का नाम साहिती रखा है, साहित्य से। मेरा एक ही बेटी है, उनका नाम मैंने साहिती रखा है। और जब संगीत साहित्य है तो नृत्य अलग नहीं है, संगीत और नृत्य साथ साथ चलते हैं, साहित्य भी। इनफैक्ट नृत्य में संगीत भी है, साहित्य भी है। संगीत साहित्य के बिना नृत्य होता ही नहीं है। तो ये तीनों चीज़ मेरे अंदर था। मुझे बहुत मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे अंदर, मेरे बुद्धि में वो जो लेयर है वो भी थोड़ा खुला हुआ था बचपन से ही, मतलब उसको ग्रहण करने की शक्ति, एक रसिक बनने की शक्ति भी मुझे थी बचपन से। तो ये, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत आगे थी। तो जैसा मैंने कहा, मेरा माहौल ग्रामीण स्तर का रहा है, या छोटे छोटे शहरों में पिताजी के पोस्टिंग के वजह से मैं ये इन सभी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे अच्छे गुरु नहीं मिल पाए बहुत बचपन में ही। तो ये फिर जो ये तमन्ना थी वो थोड़ा सा अंदर ही चुप कर रह गई, और पढ़ाई में मैं आगे निकलते चली गई। उसके बाद फिर बट मैं तो एंजॉय करती हूँ, अच्छे नृत्य देखती हूँ, अच्छे क्लासिकल सॉन्ग्स सुनती हूँ, ये सब चीज़ था ही, और अच्छे किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ था। और उसके साथ साथ मैंने बहुत बचपन में ही, 7-8 साल के उम्र में ही पहला बुक पढ़ा था, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो परमहंस योगानंद का। तो वहाँ से मेरा स्पिरिचुअलिटी की भी नींव पड़ गई थी, और घर में भी वैसा माहौल था, माता पिता मेडिटेशन करने वाले सुबह शाम, तो इस तरह की माहौल था। तो मेरे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी की भी काफ़ी चीज़ें आ गई थी। उसके साथ साथ मैंने सोशल रिफॉर्म का भी काफ़ी पढ़ा है, बुक्स पढ़ा है। तो समाज में जो इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट को लेकर या जेंडर को लेकर, वो सब के ऊपर जो सजगता है वो भी बहुत बचपन से ही मेरे अंदर आ गया था। तो ये सब चारों स्ट्रीम्स जो है मेरे साथ साथ बढ़ते गए, और उसके ऊपर अवेयरनेस, उसके ऊपर गहन चिंतन, ये सब बहुत बचपन से ही शुरू हुआ था। ख़ास करके नृत्य के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो नृत्य मैंने बहुत बाद में सीखा है, और सीखा भी तो बहुत ज़्यादा भी नहीं सीख पाई, उसकी मलाल में मुझे अभी भी रहती है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग को मैंने कभी नहीं छोड़ा है, चाहे मैं या मेरा हस्बैंड ने भी लर्निंग नहीं छोड़ा है। हम लोग लगातार कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इनफैक्ट मैंने PhD सर्विस में ज्वाइन करने के बाद, उसके पहले मैं कर रही थी, लेकिन बिहार का ऑर्डर मिला, फिर यहाँ से मेरी ये जो कर्मभूमि है बिहार रही है, और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई सेवा की। तो फिर यहाँ पे मैं PhD कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो भारत सरकार के पदस्थापन के दौरान मैंने फिर IIT दिल्ली से मैनेजमेंट में, प्रबंधन विषय में PhD किया। उसके बाद रिसेंटली मैंने 18-19 में भी फिर ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी, ये भी किया था। तो लर्निंग हमेशा छोड़ा नहीं है, जो लर्निंग है ये रहना चाहिए। गोइंग बैक टू स्कूल इज़ ऑलवेज ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, तो हमेशा इसको आगे रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। उसके साथ साथ मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति से भी नृत्य में और संगीत में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कंप्लीट किया है, तो ये भी किया है। तो नृत्य जो है मुझे लगता है मेरे अंदर है, तो लेकिन ज़्यादा स्किल डेवलप नहीं कर पाए, ज़्यादा अच्छे गुरुओं के पास जाके सीख नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये काम बहुत व्यस्तता की रहती है हमारी सेवा में। इसीलिए तो थोड़ा बहुत जो भी आता है उसको मैं करती हूँ। साथ ही मैम, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहे हैं, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को, उन महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगी आप? महिलाओं के मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें,
जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू रीच योर गोल। तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने तक आप रुके नहीं, आप विश्राम ना करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, किसी के लिए भी एक लक्ष्य होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्य के बिना फिर आदमी रडरलेस हो जाता है, किधर जाना है पता नहीं चलता है, प्रवाह में हम बहते चले जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। एक लक्ष्य हो, एक गोल हो और उसके पाने के लिए पूरा 100% अपना योगदान कर देंगे, अपना मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ज़रूर वो लक्ष्य को आप पा लेंगे। बिल्कुल, और हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जीवन में कोई लक्ष्य हो। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, वक्त हो चला है अब आपसे अलविदा लेने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें एक खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही दर्शकों, आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।